नमस्कार। प्रोग्राम लिटरेरी गुरु के साथ हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। और आज हमारे बीच हैं नाटक और साहित्य के प्रखर आलोचक और कला समीक्षक श्री ज्योतिष जोशी। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी। जी जी। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई आपसे, कैसे हैं? जी जी, सब अच्छा है, सब बढ़िया। जी। मुझे लगता है कि आपकी जो दुनिया है ना, वो किताबों की दुनिया है और उससे बाहर झांकना, उससे बाहर देखना बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। देखिए, साहित्य, नाटक, रंगमंच तथा चित्रकला के प्रसिद्ध आलोचक हैं आप, कथाकार, सांस्कृतिक विचारक और परंपरा को समकालीन संदर्भों में विश्लेषित करने में भी विशेष ख्याति प्राप्त है आपको। मतलब जैसा मैंने कहा कि आपकी दुनिया बस किताब, किताब और किताब। इस दुनिया का निर्माण आपने किस उम्र में कर लिया था जोशी जी? अब ये सोच के तो नहीं चला था कि इतनी बड़ी दुनिया बनेगी हमारी, लेकिन आरंभ से ही थोड़ी दिलचस्पी हो गई थी लिखने पढ़ने की, बोलने की। आरंभिक दिनों में ही कुछ ऐसे लोगों से नज़दीकी बनी जो लिखने पढ़ने वाले थे, प्रेरित करते थे। ये आरंभिक दिनों की बात कब की है? क्या उम्र रही होगी आपकी? आरंभिक दिनों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप ये मानिए कि मैंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 14, 15, 16 हाँ, साल। और इंटरमीडिएट में मैंने दाखिला लिया था। तो हमारे ही जिले में गोपेश्वर कॉलेज नाम का एक कॉलेज कौन है। सा जिला था? बिहार के हैं आप? हाँ, ये तो मुझे गोपालगंज। तो हथुआ राज बड़ा प्रसिद्ध राज था देसी रियासतों के समय, जब अंग्रेजी शासन था अपने यहाँ। तो गोपेश्वर बहादुर शाही के नाम पे वो कॉलेज बना था, आज भी है, बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है वो। तो इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, कुछ लिखने पढ़ने वाले अध्यापकों से परिचय हुआ मेरा, जो मेरे अध्यापक भी थे। और पहली बार मैंने साहित्य की पत्र पत्रिकाओं से एक तरह से परिचय पाया। कॉमन रूम में बैठते थे, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, रविवार, ये तमाम पत्रिकाएं आती थीं, अखबार आते थे। रेडियो में बहुत सुनता था। रेडियो में उर्दू प्रोग्राम सुनना, या ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, विविध भारती, और फिर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होता था तो नाटक भी सुनता था। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में वार्ताओं को भी सुनना, फिर रूपकों का कार्यक्रम। तो मुझे हमेशा लगता था कि रेडियो में बोलना, अच्छी भाषा में बात करना और कुछ लिखना पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ होती होगी, ऐसा करना चाहिए हमको। और वो सिलसिला धीरे धीरे बनने लगा, कुछ लिखने पढ़ने लगा, फिर चीज़ें छपने लगीं। किशोर उम्र में ही आकर्षण इस तरफ पूरी तरह से हो गया? हाँ, हो गया। और वो दौर था, अगर आप याद करें तो 80, 81, 82, 83 का जो वक्त था, वो आकाशवाणी का, हालांकि वो उत्तरार्ध का वक्त था वो, लेकिन फिर भी आकाशवाणी का बड़ा क्रेज था, एक अलग तरह का आकर्षण। आकाशवाणी का क्रेज तो आज भी है। हाँ, लेकिन उसका रूप बदल गया है। हाँ, रूप तो, परिवर्तन तो प्रकृति का हाँ नियम है ना जोशी जी। जी। तो उस वक्त ही आप जुड़ गए साहित्य की दुनिया से, आपकी मुलाकात, आपका परिचय हो गया हाँ, था। जी जी जी। और जब बीए ऑनर्स करने के बाद दिल्ली आया तो एक बड़ी दुनिया हमारे सामने थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने एमए किया था जी, और एमफिल पीएचडी फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब दाखिला लिया तो उस समय भी अच्छे खासे बड़े लेखक शहर में मौजूद थे, उनका बड़ा आकर्षण था। कुछ अध्यापक भी हमारे थे जो बड़े नामी लोग थे दिल्ली विश्वविद्यालय में ही, तो उनकी सोहबत मिली, उनका सानिध्य मिला। और अखबारों में थोड़ा लिखने पढ़ने लगा, नाटक की समीक्षा करना, पुस्तकों की समीक्षाएं करना, फिर कुछ अपना लिखते पढ़ते रहना। तो शुरुआत तो मैंने कविता गज़ल लिखने से और कहानी लिखने से की थी। उसमें कहानियां तो कुछ वर्षों बाद तक लिखता रहा, लेकिन कविताएं या गज़ल लिखना लगभग बंद हो गया और आलोचना की दिशा में धीरे धीरे। ये रास्ता क्यों बदला आपने, ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक गीत आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा दें। असल में जब हम बात साहित्य की कर रहे हैं, कलाओं की कर रहे हैं, तो उसकी प्रेरणा प्रेम है, सद्भाव है, सबको साथ लेके चलना है, और सब में ऐसी ज्योति
जलानी है, जो सबको जोड़ सके और सब एक दूसरे से प्रेम कर सकें। तो मेरी पसंद का ये जो पहला गीत आप बजाएं, जोत से जोत जगाते चलो। चलिए सुनते हैं। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और आज हमारे साथ हैं ज्योतिष जोशी जी। आपने बताया कि आप कविताएं लिखते थे, गजल लिखते थे और वो आपने लगभग छोड़ दिया और आप आलोचना की तरफ चले गए। मुझे लगता है आपकी जो उम्र थी उस वक्त 19, 20, 21 साल, तो उस वक्त तो गजल और कविताओं के प्रति जो प्रेम होता है, खासकर उस वक्त युवाओं के भीतर एक दूसरी तरह की भी चीजें प्रस्फुटित होती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये परिवर्तन, ये चेंज की कोई खास वजह, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, परिवर्तन इस रूप में उसको कहेंगे, हालांकि कोई भी विधा जब आपसे जुड़ जाती है तो सहजता से वो जाती नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। कविताएं आज भी मैं लिखता हूँ और मन भारी होता है, कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें मैं उलझ जाता हूँ, कहीं रास्ता नहीं मिलता या मन उदास होता है, तो कविता से एक तरह से मेंटल थेरेपी होती है हमारी। और बहुत सी कविताएं हैं जो अनेक डायरियों में भरी पड़ी हैं, गजलें भी लिखता हूँ, कुछ शेर वेर भी लिखा करता हूँ, तो वो जाती नहीं है, लेकिन उनको मैंने अपने काम का मुख्य क्षेत्र नहीं बनाया। दिल्ली आया और शोध कार्य में प्रवृत्त हुआ, बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिली, गांव का व्यक्ति था, एक बड़ी दुनिया सामने थी, चुनौतियां भी थी। ये चुनौती जो आप एक छोटी जगह से आए थे, आपने बताया गोपालगंज से, उसके बाद सीधा दिल्ली, तो आपने ये भी कहा कि जब मन उदास होता है, विचलित होता है,
तो ऐसी कुछ बात, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जब आप यहाँ आए होंगे इस शहर में, देश की राजधानी में, जोशी जी? अब उन दिनों को याद करके मन मन बहुत व्यथित हो जाता है। वो दौर बहुत भयावह लगता है, जो बीता हुआ समय था। जो लोग उस दौर में आए होंगे उनको याद होगा। और एक खास किस्म का समाज समझता था कि उसी का आधिपत्य है दिल्ली पर और दूसरे लोगों को नहीं आना चाहिए। और ख़ास तौर पे बिहार और पूर्वी यूपी से आने वाले लोगों के लिए वह वक्त दिल्ली का बहुत यातनादायी था। ये सही बात है कि कुछ वक्त जीवन का ऐसा गुजरता है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन ये सब कहते हैं ना, ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है, उसके बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो बंद ही रहे, वो न खुले। बहरहाल बहुत गंभीर बात हो गई है। हम चाहेंगे यहाँ पर हम एक गीत सुन लें आपकी पसंद का। अब जो बातें हमने कही उसका जी जी, संबंध तो अकेले चलने से ही है। बिल्कुल। तो मुझे ये गीत ज्यादा पसंद है और वो उस संदर्भ से भी जुड़ता है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला। चलिए ये गीत सुन लेते हैं। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले।
है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु एफएम रेनबो पर और आज हमारे साथ हैं ज्योतिष जोशी और मैं हूं आपके साथ राजश्री। चित्रकला के प्रसिद्ध आलोचक होने के नाते जोशी जी, फिल्मों से तो आपका गहरा नाता रहा होगा। पहली फिल्म आपने कौन सी देखी थी, याद है आपको? नहीं, फिल्म तो देखी थी मैंने बहुत पहले, और तब की अगर याद करूं मैं तो मेरी उम्र 6 या 7 बरस की रही होगी तब फिल्म देखी। मेरे पिता ठेकेदार थे और पूर्वी नेपाल में विराट नगर के पास एक दमक बाजार है, आज भी है। वो एक नदी के तट पर वो बाजार है, तो उस नदी पर एक पुल बन रहा था। तो वहाँ एक सिनेमा हॉल था। मुझे याद है कि फिल्म मैंने देखी थी और वो फिल्म मेरा ख्याल है मेरा नाम जोकर थी, राज कपूर साहब, राज कपूर की। और मेरा ख्याल है रेडियो पर पहली बार कोई गीत अगर मैंने सुना था तो वो मन्ना डे की आवाज में मेरा नाम जोकर का ही गीत था, ए भाई जरा देख के चलो। तो वो फिल्म देखी। उसके बाद राजेश खन्ना की, फिलोसॉफिकल फिल्म थी वो। हाँ, राजेश खन्ना की कई फिल्में देखी। वो बचपन की ही स्मृतियां उस लेकिन तरह आप की रही। फिल्में नहीं देखते हैं ज्यादा, यानी पेंटिंग्स के आप आलोचक हैं, बहुत जाने माने आलोचक हैं आप। अब फिल्में भी देखता हूँ, लेकिन अब काम का दायरा, हाँ, वो एक तो चित्रकला तक सीमित है, फिर दूसरी तरफ साहित्य है, फिर नाटक, रंगमंच है। पसंद की फिल्में अब भी देखता हूँ, लेकिन मैं पुरानी फिल्मों का ही शौकीन हूँ। अब भी पुरानी फिल्में ही मैं देखता हूँ। नई फिल्में या तो पसंद नहीं आती या वक्त नहीं मिलता। और एक बात ये भी है कि आप एक छोटी सी जिंदगी में एक अकेले क्या क्या करेंगे। और जब आपको ये जिद हो कि आपको कुछ बेहतर करना है, तो आपने इतना कुछ लिखा है। आपकी 23 मौलिक पुस्तकें हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में हैं, प्रकाशक के पास हैं, कविताएं हैं, गजलें हैं, आलोचनाएं हैं। अब और क्या करने की जिद है आपके अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, मैं तय करके तो कुछ नहीं करता। हाँ। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने सवाल किया था कि कविता और गजल जी आपने क्यों छोड़ दी और क्यों इधर आए, तो उसके पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आने के बाद मोह भंग हुआ। जिन जिन लेखकों को, कवियों को मैं पसंद करता था, उनको लोगों ने प्रश्नांकन करना शुरू किया, प्रश्नांकित किया। किताबों में उन पर कुछ मिलता नहीं था और फिर उनके बारे में कहा जाता था कि भाई वो समाज विमुख या समाज विरोधी लेखक हैं। एक खास किस्म का धड़ा ज़्यादा प्रभावी था। और मुझे ये लगा कि अब ये वक्त है कि मुझे थोड़ा समय आलोचना लिखने में भी लगाना चाहिए और मुझे वो काम थोड़ा बहुत करना ही चाहिए जो मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर वो एक रास्ता निकल आया आलोचना का, और आलोचना में अपने जाने वो काम मैंने लगातार किया है, अब भी कर रहा हूँ, जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि वो किया जाना जरूरी था या उस पर कम लिखा गया है। जैसे मैंने जैनेंद्र कुमार पर पीएचडी की। जैनेंद्र कुमार बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन मैं आपके पास उस सवाल को लेकर आने वाली थी क्योंकि आपने उनकी जीवनी लिखी। हाँ जी, और उसका शीर्षक भी लिखा है अनासक्त आस्तिक जी। तो आप उनसे मिले होंगे, बहुत नजदीक से उनको जानने की कोशिश की होगी। एक तो ये जो इसका उन्वान है अनासक्त आस्तिक,
मैं ये जानना चाह रही थी कि ये आपने क्यों चुना, इसके पीछे भी कोई राज है, कोई बात है। और उनके साथ जो पल बीते होंगे, जो घड़ी बीती होगी, उन सबको उनके नजरिए से लिखना, क्योंकि जीवनी तो उनकी है। जी जी जी। जी जी। असल में देखिए, इसकी लंबी कहानी है। हमें छोटी करके बताएं लेकिन। हाँ, 8वीं में मैं था ना, तो जैनेंद्र कुमार की कहानी खेल पढ़ी थी, हम्म। और उस कहानी से मैं इतना सम्मोहित हुआ कि मेरे मन में आया कि मैं इस लेखक से मिलूंगा, इसकी और चीज़ें पढ़ूंगा, लेकिन देहात में वो सब संभव नहीं था। और तब मैं जानता भी क्या था कि मुझे दिल्ली जाना है और पीएचडी करनी है, पढ़ना है, कुछ अता पता न था। दिल्ली आया, एमए किया, एमफिल किया, फिर पीएचडी हमने तय किया था कि जैनेंद्र कुमार पे करेंगे। तो जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में नैतिक मूल्यों के तनाव को लेके एक विषय बनाया और पीएचडी की हमने। तो वो सिलसिला चला। लेकिन जब मैं आया था तो जैनेंद्र जी का देहांत 88 में होता है और मैं 87 में आया था। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था और मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी, इतनी समझ भी नहीं थी, यहाँ के सड़कों का और यातायात का भी उस तरह से ज्ञान नहीं था कि मैं जाके मिलता। मेरे दिल्ली रहते रहते 6-8 महीने बीते होंगे तो जैनेंद्र जी का देहांत हुआ था, तो उनसे तो मैं मिला नहीं था। लेकिन खोज खोज के उनकी रचनाएं पढ़ता रहा, और बाद का ये समय है जब मैंने उन पे पीएचडी की और उन पे कई किताबें मैंने लिखी हैं और बहुत सारे लेख वेख हैं। और 2019 में उनकी जीवनी मैंने लिखी, मुझे असाइन किया गया कि ये काम आप करिए। और सौभाग्य से जैनेंद्र को आधुनिक संदर्भों में देखने समझने वाले लोगों में मेरी भी एक जगह है हिंदी समाज में। बिल्कुल जी। तो इस वजह से वो काम दिया गया, तो मैंने उसी भाव से देखा। और जैनेंद्र जी का जो पूरा जीवन है वो आस्तिक का जीवन है। प्रेम करने की जो उन्मत्तता होती है, एक पैशन होता है एक व्यक्ति का, वो जैनेंद्र में है, लेकिन अनासक्त भाव से। कोई आसक्ति नहीं है, जीवन में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जीवन से हमें प्रेम करना है। और इसी को भारतीय धर्मशास्त्र में भी गृहस्थाश्रम का आदर्श माना गया है कि अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अगर आप जीते हैं तो जीते जी आप मुक्त हो जाते हैं, फिर आपको मोक्ष की जरूरत नहीं है। गीता में भी तो यही कहा जी, गया है। जी, बिल्कुल जी, यही जी, कहा गया है। जी। चलिए, बहुत खूबसूरत बात आपने यहाँ पे बताई है, और ज्ञानेंद्र जी को बहुत पढ़ा है आपने, उन पर बहुत लिखा है आपने। और एक खूबसूरत बात जो ये कही कि अनासक्ति उनके किताबों में, उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पर हम एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, फिर हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। एक गाना है साहब बेबे और गुलाम फिल्म का, ये गीता दत्त ने गाया है, कोई दूर से आवाज दे चले आओ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। चलिए सुनते हैं।
आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु एफएम रेनबो पर और आज हमारे साथ हैं ज्योतिष जोशी और मैं हूं आपके साथ राजश्री। बात थोड़ी सी हल्की करते हैं और चाहेंगे कि आपकी कोई कविता या आपकी कोई गजल आपसे सुने। सोचने लगे हैं आप? कविता या गजल आप कह रही हैं तो एक कविता छोटी सी है, मैं सुना रहा हूँ। उसका शीर्षक है स्मृति शेष। जीवन में मृत्यु दिखती है, मृत्यु में हम क्या देखते हैं? जीवन का बीतना या आगत विगत से देह का छूट जाना। जीवन वस्तुतः स्मृति है, जैसे किसी का होना पर न होना पास। तो क्या मृत्यु जीतती भी है कभी स्मृति से? नहीं होता ऐसा कभी शायद। मृत्यु स्मृति से पराजित होती है, पुकार लेती है जीवन को बरबस, और जीवन फिर रह जाता है शेष, स्मृति शेष। बहुत सुंदर। स्मृति बहुत सारी हमारे साथ रहती है, चाहे वो बचपन हमारा बीता हो, हमारी किशोरावस्था रही हो या युवावस्था रही हो या फिर हम आज जहाँ हो। तो बहुत हमारी बातें जो हो रही है ना जोशी जी, बहुत गंभीर गंभीर बातें हो रही हैं। जीवन अपने आप में बहुत सारे, हम कहते हैं कि रोलर कोस्टर राइड रहता है। बचपन की कुछ चुलबुली यादें, कुछ मीठी यादें, कुछ अच्छी यादें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। फिर हम वापस आपके साहित्य की ओर मुड़ेंगे। आप सोच रहे हैं, सोचते बहुत हैं। नहीं, अब हम क्या साहित्यकार हैं तो जाहिर है सोचना तो जीवन जैसा है जिसे जीते हैं हर नहीं, घड़ी। साहित्यकार हैं वो तो ठीक है, लेकिन असल में बहुत छोटी उम्र से जिम्मेवारियां लाद दी गई हम पर, तो बहुत मुक्त नहीं रहा मैं अपने ढंग से जीने या विचरने का। इसलिए ऐसे बहुत सारे अनुभव जो छोटी उम्र में लोगों के होते हैं, उनसे मेरा पाला कम पड़ा है। इसलिए आपका लेखन भी बहुत जिसे कहते हैं गंभीर, और आप हंसते भी कम हैं। कभी खुलकर हंसा है कि नहीं, ये बताएं। कौन सी बात है जो आपको गुदगुदाती है, आपके चेहरे पे हंसी या मुस्कान लाती है? हम कुछ वैसी बात करते हैं। नहीं तो मैं अपनी पसंद का एक गाना आपको सुनवाना चाहूँ। जी जी, ठीक है। जी जी, आपको सुनवाती हूँ मैं गाना, एक किशोर कुमार की आवाज में है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। सुनेंगे? जी जी, चलिए सुनते हैं। जी। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल।
जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, जिंदगी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु FM रेनबो पर, और आज हमारे साथ हैं ज्योतिष जोशी और मैं हूं आपके साथ राजश्री। जिंदगी है तो जिंदगी के साथ बहुत कुछ लगा होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। हम सबकी जिंदगी एक कहानी की तरह होती है, बस उसमें पन्ने जुड़ते जाते हैं, वो फिर आपका अतीत होता जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ये जो पल है, हम उसको अच्छा कर लें, हम उसमें हंस लें, हम उसमें बोल लें, जी लें इस पल को। पता नहीं अगले पल कुछ है या नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ। आप सोचते हैं ऐसा? नहीं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सच है कि जो आज का वक्त है वही हमारा है, कल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, न कल के बारे में हम जानते हैं। इसलिए जो समय हमारे पास है उसमें हंस लेना, उसमें खिलखिला लेना, उसमें लोगों को प्रेम देना, लोगों से प्रेम पाना, लोगों के काम आना। और जिनसे आपको प्रेम नहीं भी मिलता है, जो आपको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो हिकारत की दृष्टि से देखते हो, उनके प्रति भी प्रेम होना, उनको भी आप प्रेम लुटा दें, मुझे लगता है कभी ना कभी तो वो नजर में नाले लायक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनसे बहुत हमें अच्छी वाइब्स नहीं मिलती, है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी अच्छी वाइब्स उन तक पहुंच जाए। हाँ, और होना चाहिए, है ना। मनुष्य जीवन की सार्थकता ही इसमें है। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो सबको अपना कुटुंब माने, सबको प्रेम दे, सबको साथ लेके चले, सबके आंसू पोंछे, सबके प्रति दयावान हो। बिल्कुल, यही तो असल मनुष्य की पहचान है। बिल्कुल। और साहित्य हो, कलाएं हो, और हमारी पूरी संस्कृति हो, और इसी का उपदेश देती हैं, यही कहती हैं। पिछले 2 साल ऐसे बीते हैं जिसमें अगले पल सांसें रहेंगी या नहीं रहेंगी इसका पता नहीं है। जी। कोविड-19 ने हमें ये सिखा दिया कि हम जो सब कुछ जोड़ जोड़ कर रखते हैं अपने पास, उसकी जरूरत है। हम एक अलमीरा जो कपड़ा या 2-4 अलमीरा कपड़ा भर कर रखते हैं, उसकी जरूरत है। कल पता नहीं इसकी जरूरत होगी या नहीं होगी, हम होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं। जैसे जीवन की परिभाषा बदल सी गई है, जीवन के प्रति नजरिया बदल गया है। नहीं, आप एक लेखक हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये पिछले 1.5-2 वर्षों में लोगों की सोच बदली है, और वे लोग जो शुद्ध रूप से मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के थे, भौतिक विकास को एक बड़ा मूल्य मानते थे, उनको भी लगता है कि क्षणभंगुर जीवन है, कल का कुछ पता नहीं है। तो उनके नजरिए में भी फर्क आया है, व्यवहार में भी फर्क आया है। और इस नाते प्रकृति ने और इस महाविनाश ने ये सिखाया भी है कि हमको जीवन को एक ध्येय के रूप में जीना चाहिए, जीवन को एक मैटर के रूप में जीने की जरूरत नहीं है। तो ये संभवतः हम उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपदा, कोई भी बीमारी बिना प्रकृति के आदेश के नहीं होती। प्रकृति चाहती है ऐसी परिस्थितियां पैदा करना, तो करती है। और जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर हुए हैं, प्रकृति का दोहन हमने किया है, प्रकृति चुन चुन के उसका बदला ले रही है, और ये प्रकृति से हमारी दूरी के ही नतीजे में इस तरह की आपदाएं हमें झेलनी पड़ रही हैं। तो जाहिर है हमें प्रकृति के करीब जाना होगा। की जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल। विचारों की ऊर्जा, कल्पना की उड़ान, कलम की शक्ति और भाषा का गौरव, यही तो है लिटरेरी गुरु। एक सवाल ये कि साहित्य आलोचना पर आपकी पुस्तकें हैं, जिसमें अभी हमने ज्ञानेंद्र का जिक्र किया और शमशेर के साहित्य का विवेचन भी है। तो कविता से लेकर उपन्यास तक जी,
आप स्वयं अपनी समग्र दृष्टि पर क्या कहेंगे? देखिए राजश्री जी, साहित्य हो और साहित्य में जितनी विधाएं हैं, कविता है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, आलोचना है, इन तमाम विधाओं पर मेरा अपना काम है। और जाहिर है अब इस बात को समझ रही हैं कि कविताएं भी मैंने लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी मैंने लिखा है। तो मैं किसी रचना को किस तरह से पसंद करना चाहता हूँ, उसमें क्या पाता हूँ, उसमें क्या अपेक्षाएं हमारी होती हैं, उस आईने में उस रचना को मैं देखता हूँ। लेकिन ये हमारा प्रयत्न होता है कि किसी लेखक ने अगर मनोयोग से काम किया है तो उसके लिखे का भी अपना मतलब है। ऐसा नहीं है कि हम उसको अचानक खारिज कर दें, उसका भी मायने मतलब है, उसको भी मैं देखता हूँ। उसी तरह से चित्रकला में, उसी तरह से नाटक में हमारा प्रयत्न होता है कि सारी कलाओं में, चाहे साहित्य हो, नाटक हो, चित्रकला हो, जो एक मानवीय दृष्टि है, जो एक सर्जक की तड़प है, जो उसकी आकांक्षा है, जो उसका सपना है, उसको रचना में बरतना हम देखें, रचना में उसके विन्यास को देखें और उसके अंतः सूत्रों की खोज करें। रचना के भीतर जो अर्थ छुपे हुए हैं, जो कदाचित लेखक भी उसके प्रति सचेत नहीं होता, उसको देखना और उस देखकर पाठकों या दर्शकों के बीच ले जाना और रचना और पाठक दर्शक के बीच एक सेतु बनना, जो सही अर्थों में एक आलोचक का काम है। प्रयत्न मेरा यही होता है कि मैं वो करूं और किसी के भी प्रति अन्याय न करूं। और मैं किसी भी वैचारिक लामबंदी, वैचारिक प्रतिबद्धता, धड़ेबाजी, इन सब से मुक्त होकर स्वतंत्र भाव से एक लेखक को, एक नाटककार को, एक रंगकर्मी को या एक चित्रकार को देखता हूँ। और देखते समय मैं किसी भी किस्म के दुराग्रह को सामने नहीं ले आता, उसके प्रति कोई प्रेजुडिस नहीं होता। मैं मुक्त भाव से जो जैसा है वैसा देखना मैं समझता हूँ कि मेरा धर्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप किसी दुराग्रह से ग्रसित हैं तो फिर वो ईमानदारी नहीं आ पाएगी आपकी आलोचना में। चलिए यहाँ पर हम एक गीत आपकी पसंद का और सुन ले। ये गीत है, मेरा ख्याल है शगुन फिल्म का गीत है, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। चलिए सुनते हैं जी। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो।
बहुत खूबसूरत गीत था ये। और हम सबकी तो खुद की इतनी परेशानी होती है, और इस गीत में है कि तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। आपने कभी कही ये बात किसी से? कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। कहते रहते हैं, किसी ने कोशिश अपना करते रहते हैं। किसी ने अपना गम शेयर किया आपके साथ? बहुत हैं, है ना? बहुत हैं। सबके पास यही भरपूर है, इसलिए इंसान चाहता है कि बांट ले किसी के साथ, जी जी है ना? जी जी। आलोचक ज्योति जोशी और साहित्यकार ज्योति जोशी में क्या अंतर है? ज्योति जोशी बताएंगे ये? ये देखिए, ये कठिन सवाल है। अंतर सिर्फ विधाओं का है। सृजन में और आलोचना में जो फर्क है, वही फर्क मेरे दोनों रूपों में है, वरना तो फर्क नहीं है। वरना फर्क नहीं है। साहित्य में सर्जन के स्तर पर जब मैं काम करता हूँ तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि ऐसी कहानी हो, ऐसी वस्तु हो, ऐसा विषय हो जो समाज के दुख को दूर करे, लोगों में प्रेम बांटे, और जो मैं व्यक्त करूं वो लोगों को जिम्मेदार बनाए। और यही काम मैं आलोचना में भी करता हूं। एक जिम्मेदार आलोचनात्मक विवेक के साथ मैं काम करता हूं जब भी मैं लिखता हूं, क्योंकि वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप एक बड़े दायित्व से गुजर रहे हैं, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह मैं करता हूं। तो फर्क अगर दिखेगा तो वो दो विधाओं का फर्क है, वरना फर्क नहीं है। दोनों जगहों पे मैं एक ही तरह से दिखाई दूंगा। क्या बात है। 102.6 FM रेनबो की खास पेशकश। आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु। आपके अंदर जो एक कवि है, वो कौन सी बातों से ज्यादा आहत हो जाता है, या कौन सी बातें उसे ज्यादा चुभती हैं, या कौन सी बात उसे प्रेरित कर देती है कुछ नया लिखने की, नया निर्माण करने की? देखिए, गांव का आदमी हूँ, ये कितनी बार कहूँ। लेकिन कितने सालों से आप दिल्ली में रह गए हैं, और आप ज्यादा दिल्ली वासी हो गए हैं। आपका बचपन वहां भले बीता था, लेकिन उसके बाद से आप मुड़कर जाते हैं गांव कुछ दिनों के लिए, लेकिन एक तरह से आप दिल्ली वासी हो गए। आपके भीतर आपका गांव बसता है, ये आपके लेखन से पता भी चलता है। लेकिन फिर भी नहीं, गांव देखिए, गांव तो गांव बसता ही नहीं है, गांव ने मुझे बनाया है। और मुझे तो हमेशा लगता है कि जिस दिन मेरे भीतर से गांव चला जाएगा, उस दिन मैं मनुष्य नहीं रहूंगा। दिल्ली में भले रहता हूँ, लेकिन आत्मा गांव में रहती है। वही गंवई संबंध, गांव की फसलें, गांव की संस्कृति। गांव भी बहुत बदल गए हैं ज्योतिष जी, नहीं? वो ठीक है, लेकिन उनको उसी पुराने भाव में याद करने से सुख मिलता है। आज भी मैं गांव जाता हूँ तो बदले हुए गांव को देख के पीड़ा होती है ना पीड़ा। वही मैं कह रही थी कि वहां भी सब कुछ बदल गया है। मैं भी जाती हूँ गांव कभी अपने, तो वो अपनापन, वो जो एक जिन चीजों से आप रिलेट करते थे, वो चीज अब है नहीं। तो आपने जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न पे मैं आता हूँ। उसका संबंध मैंने गांव से जोड़ा। असल में हम पूरब के लोग हैं, गांव के लोग हैं, और पूरब के लोग हैं, तो भावनात्मक प्रबलता ज्यादा होती है। हम लोग ज्यादा भावुक होते हैं। कई स्तरों पर हम लोग बहुत व्यवहारिक हो नहीं पाते, जिनको प्रैक्टिकल कहा जाता है। तो छोटी छोटी चीजों पर भी मन आहत हो जाता है। कोई ठीक से बात न करे, कोई ऊंची आवाज में बोल दे, किसी से कोई उम्मीद है और वो नाफरमानी करे, उस पर ध्यान न दे, कोई बात हो और कोई कह के मुकर जाए, तो ये चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं, कचोटती हैं, बहुत तनाव हो जाता है। अमूमन जो व्यवहारिक लोग हैं वो इन चीज़ों को तनाव का विषय नहीं मानते, लेकिन हमें हो जाता है, तकलीफ होती है बहुत। और उस तकलीफ का कारण ये भी है कि चूंकि गंवई लोग हैं, बहुत व्यवहारिक नहीं हैं, तो उम्मीद भी जल्दी हो जाती है। हम ये अपने को मना नहीं पाते कि भाई सामने वाले से हमें अपेक्षा नहीं करनी है, उम्मीद नहीं रखनी है। होता नहीं है ऐसा, करार नहीं होता, क्योंकि हम कैसे, जब हम खुद दूसरे की अपेक्षा पे खड़े होते हैं, तो कैसे हम किसी और से उम्मीद न करें। तो टूट जाता है मन, तनाव होता है, तकलीफ होती है।
तो उसमें कभी होती हैं चीजें हाँ, कुछ कभी कुछ कभी ऐसी। कविता लिख दिया, कभी शेर लिख दिया, और अपने विगत के जीवन को लेके जो दिल्ली में संघर्ष किए और नाना तरह की दुश्वारियों से गुजरे, एक लंबा कालखंड लेकर मैंने एक उपन्यास लिखा है जो आगे के 2-4 महीनों में आने आने वाला वाली है, है, क्या नाम है उसका अकेला होना। उसका अकेला होना। तो उसकी उसकी थोड़ी सी जिस्ट बताएंगे आप? मतलब जैसा आपने बताया कि ये सारी चीजें आज भी मुझे लगता है बहुत हावी हैं आपके जहन पे। वो आपका दिल्ली आना गांव से, और उस वक्त जो सब कुछ आपने अनुभव किया उन लोगों के प्रति भी जिनसे आप बहुत जुड़े हुए थे, जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मोह भंग हुआ आपका। जी जी तो ये सारी चीजें मुझे लगता है जरूर आपने अपनी उस किताब में लिखी होंगी। उसका अकेला होना ये जरूर आपकी अपनी बात है, ये हाँ, जीवनी हाँ तो जी। नहीं है आपकी। नहीं नहीं, जीवनी नहीं है, जी। जीवनी नहीं है, और मैं भी एक प्रतीक के रूप में ही हूँ कि, और ये कोई नया विषय भी नहीं है, इस विषय पे बहुत सारी कहानियां, उपन्यास लिखे गए हैं कि एक सामान्य गृहस्थ परिवार का लड़का गांव से महानगर में आता है, किस तरह की दिक्कतों से गुजरता है, कितना संघर्ष करता है, कितना अंदर से टूटता है, कितनी उपेक्षा उसे मिलती है, और गांव की रूढ़ियां भी किस तरह से उसे तोड़ती हैं। असल मुश्किल ये होती है कि गांव भी और उसके अपने परिजन भी उसे उस ढंग से नहीं समझते जिस ढंग से उसे समझा जाना चाहिए। उनकी भी उम्मीद बन जाती है, जहां वो रहता है ये वहाँ भी ठीक, हाँ आसपास ये वही ठीक हो। उसी तरह की स्थिति है कि मुगले आजम में जो डायलॉग है ना अनारकली को लेके अकबर का, कि अब शुरुआती संवाद में मुझे असुविधा हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है जो संवाद था वो ये था कि सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। जी जी जी। तो स्थिति ये है कि भाई दोनों पार्टों में आप ही पिस रहे हैं, तो इन तमाम रूढ़ियों को, विसंगतियों को, संघर्षों को उस किताब में आपने चित्रित हाँ किया लिखा है, और लिखा फिर है। यहाँ की परिस्थितियों में किस तरह से उसे जीना पड़ा है, और व्यवस्था की मार भी कितनी पड़ी है, नौकरी भी मिली है तो किस किस तरह की यातनाओं से गुजरा है, और नौकरी जिसको सिरमौर समझता था और गांव से चल के आके मानता था कि नौकरी पाना भगवान से भेंट करना है, तो यहाँ आया तो वो पाता है कि नौकरी देने वाले और नौकरी कराने वाले जो लोग हैं, जिनको वो समझ के आया था कि वो भगवान के होंगे। प्रतिनिधि होंगे, वो कितने पतित हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, और किस तरह से सारी व्यवस्था को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते जीवन में। जी। बहुत सारे घर परिवार पड़ोस समाज सब जगह ऐसी बातें होती हैं। खैर हम आपके इस किताब के आने का बेसब्री से इंतजार करेंगे, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी नई रचनाओं के लिए जो आप लिख रहे हैं, जो फिर मार्केट में आएंगी, बाजार में आएंगे, और हम खरीदेंगे और हम पढ़ेंगे उसे। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिष जोशी जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार कि आपने याद किया और इतनी अच्छी बातें आपने की, और हमने भी अपने मन को कुरेदा, अतीत में भी गए, और बहुत ऐसी बातें आपसे हमने साझा की जो कदाचित हम किसी से नहीं कहते। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। और आखिरी गीत कौन सा सुनवाएंगे आप श्रोताओं को? एक गीत है, ये बड़ा अच्छा लगता है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज में है, आजकल में ढल गया दिन हुआ तमाम। क्या बात, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। जी धन्यवाद, दिल से आभार। आजकल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। आजकल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। आजकल में ढल गया।
कली कली सो गए हैं सब नगर, सो गए गली गली, सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगर, सो गए गली गली। नींद कह रही है चल मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया। सांस सांस पर जी रहे हैं फिर भी हम, सिर्फ कल की आस पर है बुझा बुझा सा दिल, बोझ सांस सांस पर जी रहे हैं फिर भी हम, सिर्फ कल की आस पर। कह रही है चांदनी लेके तेरा नाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया। किसकी राह देखे हम, जिनकी आहटें सुनी, जाने किसके थे कदम। कौन आएगा इधर, किसकी राह देखे हम, जिनकी आहटें सुनी, जान किस के थे कदम। अपना कोई भी नहीं, अपने हैं तो राम। तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम। ओ,